साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एमएससी सेकंड सेम में नॉन इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स शुरू करने जा रहे हैं और ये है हमारा लेक्चर नंबर 1। तो क्या है नॉन इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स, इसको हम समझते हैं। तो बच्चों, आप देखिए कि अगर आप एक क्लोज सिस्टम लेते हैं, आप यहाँ पे जो लिखा है पहले उसको समझ लेंगे। अगर हम एक क्लोज सिस्टम लेते हैं, मैं दूसरे पेज में जा रहा हूं, ठीक है। अगर हम एक क्लोज सिस्टम लेते हैं तो होता क्या है, एक क्लोज सिस्टम के अंदर मान लीजिए हमारे पास क्या है, पानी है, ठीक है। पानी क्या करता है, वेपराइज होता है और वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये वेपर्स क्या करती हैं, दोबारा पानी में कन्वर्ट होती हैं, यानी कि लिक्विड में कन्वर्ट होती हैं। और क्लोज सिस्टम के केस में क्या हो जाता है, क्लोज सिस्टम के केस में हमारा जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कैसी रहती है, रिवर्सिबल रहती है, ठीक है। मतलब ये पीछे को हो सकती है, लेकिन अगर यही सिस्टम कैसा हो जाए, ये सिस्टम हमारा ओपन हो जाए, यानी कि ऊपर बंद नहीं है, खुला है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में जो लिक्विड वाटर है, ये पानी वेपराइज हो जाएगा और वेपर बाहर चली जाएगी। और वेपर बाहर चली जाएगी तो ये प्रोसेस क्या रिवर्सिबल हो पाएगा, तो ये प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक ओपन सिस्टम के केस में, हमारे ओपन सिस्टम के केस में प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं होता है। तो ये बात हमने पहले समझनी है कि अगर हमारा क्लोज सिस्टम है तो उस केस में हमारे पास ये संभावना बनती है कि हमारा प्रोसेस कैसा होगा, रिवर्सिबल होगा, ठीक है। तो क्लोज सिस्टम के केस में प्रोसेस कैसा होता है, रिवर्सिबल होता है या हो सकता है। लेकिन अगर हमारा सिस्टम कैसा होगा, ओपन होगा, अगर हमारा सिस्टम ओपन सिस्टम होगा तो ऐसे में प्रोसेस हमेशा क्या रहेगा, इरिवर्सिबल रहेगा, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो अगर हमारे पास सिस्टम ओपन है तो फिर क्या होगा, ऐसे में हमारा ये जो पानी है, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे हम देख रहे हैं लिक्विड वाटर को, ये वेपर में कन्वर्ट हो गया है, लेकिन फिर ये वेपर दोबारा इसमें कन्वर्ट नहीं हो पाएगी क्योंकि ये बाहर निकल जाएगी, प्रोडक्ट आउट हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में ये इरिवर्सिबल हो जाता है, वापस नहीं हो पाता, यानी कि दोबारा वो उल्टा नहीं हो पाता। तो अब अगर आप देखेंगे अपने नेचर में, अपने सराउंडिंग में, अपने आसपास देखेंगे, तो नेचर में जितने भी प्रोसेस होते हैं, यानी कि जो भी नेचुरल प्रोसेस होते हैं, जितने भी नेचुरल प्रोसेस हैं, वो सबके सब किस में होते हैं, वो सबके सब ओपन कंडीशंस में होते हैं, ठीक है। हमारे आसपास लगभग सभी चीजें ओपन होती हैं और ओपन कंडीशन में होने की वजह से, यानी कि सारे नेचुरल प्रोसेस ओपन कंडीशन में होते हैं, इसलिए वो सबके सब कैसे होंगे, इरिवर्सिबल होंगे, ठीक है। वो सबके सब इरिवर्सिबल होंगे। और ये प्रोसेस जो इरिवर्सिबल होते हैं, अगर हमें इनकी थर्मोडायनेमिक्स पढ़नी है तो हम इसी को पढ़ते हैं इरिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक्स में या नॉन इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स में। यानी कि जो भी नेचुरल प्रोसेस हैं वो सबके सब कैसे होते हैं, ओपन कंडीशन में होते हैं। ओपन कंडीशन में होने की वजह से वो सबके सब कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। और इरिवर्सिबल होने की वजह से अगर हम उनकी थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करना चाहें, थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि अगर हम उनकी गिब्स फ्री एनर्जी, अगर हम उनकी एंथैल्पी, अगर हम उनकी एंट्रोपी, इन सभी को प्यारे बच्चों स्टडी करना चाहें, तो इनको स्टडी करने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, हमें पढ़ना पड़ेगा इरिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक्स, या हम जिसको कहते हैं, इसी को हम कहते हैं नॉन इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स, इसी को कहा जाता है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम हमेशा ये मान के चलेंगे कि सभी सिस्टम हमारे क्या हैं, हम नेचुरल, ये इरिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक्स किस में पढ़ी जाती है, किन के लिए पढ़ी जाती है, तो इरिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक्स नेचुरल प्रोसेस के लिए पढ़ी जाती है, ठीक है। क्योंकि वो ओपन कंडीशंस में होते हैं, इसलिए वो किस नेचर के होते हैं, इरिवर्सिबल नेचर के होते हैं। और इसलिए वहां जो भी हम थर्मोडायनेमिक्स का अध्ययन करेंगे वो सब इरिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक्स या नॉन इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स कहलाएगी, ठीक है। तो आप इसको यहां देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप देख पा रहे हैं तो लिखा हुआ है कि फॉर क्लोज सिस्टम द प्रोसेस में बी इन इक्विलिब्रियम, बट फॉर इक्विलिब्रियम, या हम इसको रिवर्सिबल भी लिखेंगे, यहाँ पे रिवर्सिबल भी लिख सकते हैं, मे बी इन इक्विलिब्रियम और रिवर्सिबल, रिवर्सिबल है तो इक्विलिब्रियम होगा ही होगा।
बट फॉर ओपन सिस्टम द प्रोसेस इज ऑलवेज इरिवर्सिबल। ठीक है, तो इसको देखना है। अब जब हमारा एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है तो वहां पर एक क्या होगा, जब हमारा कोई प्रोसेस इरिवर्सिबल होता है तो देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस इन सम फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, पोटेंशियल, एंड दिस डिफरेंस इज नोन एज ग्रेडियंट। तो इस बात को समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। आप एक बार इस लाइन को पढ़ लीजिए, जो रेड में लिखी हुई है, इस लाइन को आप पढ़ लीजिए। अब मैं इसको आप समझाता हूं कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो ये कहना चाह रहा है कि अगर हमारे पास बच्चों, अगर हमारे पास क्या होगा, एक एक हमारे पास ओपन सिस्टम है अगर, तो ओपन सिस्टम में जो हमारी सराउंडिंग है, सराउंडिंग का टेम्परेचर और हमारा जो सिस्टम का टेम्परेचर है उसमें हमेशा फर्क बना रहेगा। टेम्परेचर में हो सकता है या किसी और दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी में हो सकता है। तो मैं फिलहाल टेम्परेचर के हिसाब से बात समझा रहा हूं कि अगर हमारा सिस्टम कैसा है, अगर हमारा सिस्टम कैसा है, अगर हमारा सिस्टम, अगर सिस्टम कैसा है, ओपन है, अगर सिस्टम ओपन है तो ऐसे में क्या होता है, जो सिस्टम है और जो सराउंडिंग है, और क्या, और जो सराउंडिंग हमारी होती है उसके बीच में हमेशा क्या रहता है, उसके बीच में, उसके बीच में हमेशा क्या रहेगा, उसके बीच में हमेशा, हमेशा किसी ना किसी प्रॉपर्टी का, किसी ना किसी फिजिकल प्रॉपर्टी का, किसी ना किसी फिजिकल प्रॉपर्टी का हमेशा क्या बना रहता है, डिफरेंस रहता है, हमेशा डिफरेंस रहता है। जैसे कि इस वाले केस में हमारे पास ये एक सिस्टम है, इसका टेम्परेचर T1 है, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर हमेशा इसके टेम्परेचर से डिफरेंस रखता है हमेशा। ठीक है, हमेशा लगभग लगभग हमेशा डिफरेंस इसका टेम्परेचर में रहेगा। और टेम्परेचर में डिफरेंस होने की वजह से, ठीक है, इस डिफरेंस को ही हम क्या कहते हैं, ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस है, मैं क्या कह रहा हूं कि जो हमारा सिस्टम है इसके किसी फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे कि यहाँ टेम्परेचर है, और सराउंडिंग की कोई फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कि टेम्परेचर है यहाँ पे, उसमें हमेशा क्या रहता है, डिफरेंस रहता है। और इसी डिफरेंस को, इसी डिफरेंस को क्या कहते हैं हम, इसी डिफरेंस को ग्रेडियंट कहते हैं। इसी इसी फिजिकल प्रॉपर्टी के, इसी फिजिकल प्रॉपर्टी के डिफरेंस को क्या कहते हैं, ग्रेडियंट कहते हैं बच्चों। ठीक है, ग्रेडियंट कहते हैं, ग्रेडियंट कहते हैं, ग्रेडियंट का मतलब ही डिफरेंस होता है। ठीक है, इसी को हम ग्रेडियंट कहते हैं। अब अभी तो मैं टेम्परेचर बता रहा हूं, ऐसे ही और भी बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टी होती हैं जिनमें फर्क हो सकता है। अगर एक ओपन सिस्टम है तो ओपन सिस्टम की अपनी प्रॉपर्टी और सराउंडिंग की अपनी प्रॉपर्टी में फर्क रहेगा। कंसंट्रेशन भी हो सकता है ये, और मास भी हो सकता है, तो बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ टेम्परेचर के हिसाब से आपको बताया जा रहा है क्योंकि टेम्परेचर एक एग्जाम्पल है जिससे हम आसानी से बात को समझ सकते हैं। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर हमारा हम नेचुरल प्रोसेस को देख रहे हैं, यानी कि हम अगर ओपन सिस्टम को देख रहे हैं तो ओपन सिस्टम में सिस्टम की किसी प्रॉपर्टी का और सराउंडिंग की किसी प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी में हमेशा, उसी सिस्टम की किसी फिजिकल प्रॉपर्टी में और सराउंडिंग की उसी फिजिकल प्रॉपर्टी में हमेशा एक क्या बना रहता है, डिफरेंस बना रहता है। और इसी डिफरेंस को हम ग्रेडियंट कहते हैं। और ये डिफरेंस एक ड्राइविंग फोर्स के रूप में काम करता है। ये डिफरेंस किसके रूप में काम करता है, एक ड्राइविंग फोर्स के रूप में काम करता है। अगर ये डिफरेंस है तो ये डिफरेंस क्या करेगा, किसी किसी क्वांटिटी को ट्रांसपोर्ट करेगा, मतलब सिस्टम से कोई क्वांटिटी सराउंडिंग की ओर ट्रांसपोर्ट हो जाएगी, या सराउंडिंग से कोई प्रॉपर्टी सिस्टम की ओर ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये ड्राइविंग फोर्स क्या करता है, ये ड्राइविंग फोर्स किसी क्वांटिटी को, किसी क्वांटिटी को क्या करता है, किसी क्वांटिटी को ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, यानी कि ये इसकी वजह से कोई प्रॉपर्टी, कोई क्वांटिटी क्या करती है, मूव करती है सिस्टम से सराउंडिंग की ओर या सराउंडिंग से सिस्टम की ओर। अच्छा मुझे बताओ कि ये सिस्टम है, इसका टेम्परेचर T1 है और सराउंडिंग का टेम्परेचर T2 है। मान लो कि ये हॉट है और ये सराउंडिंग कोल्ड है, ठंडी है। तो बताओ कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ मूव करेगी, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसपोर्ट होगी यहाँ पे, यहाँ पे हो जाएगी हीट, यहाँ पे हो जाएगी गर्मी। तो हीट का ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। इसका मतलब अगर ड्राइविंग फोर्स है, अगर ग्रेडियंट है, किसी फिजिकल प्रॉपर्टी का फर्क है, कोई ड्राइविंग फोर्स है, तो वो ड्राइविंग फोर्स क्या करता है, क्या करता है वो ड्राइविंग फोर्स, वो ड्राइविंग फोर्स किसी ना किसी क्वांटिटी को, किसी ना किसी क्वांटिटी को ट्रांसपोर्ट करता है।
ठीक है, मूवमेंट हो जाता है उस प्रॉपर्टी का, कहीं भी हो सकता है, सिस्टम से सराउंडिंग की ओर हो सकता है या सराउंडिंग से सिस्टम की ओर मूवमेंट हो सकता है। ठीक है, समझ गए होंगे इस चीज को। और अब ये जो ड्राइविंग फोर्स है इसको हम कहते हैं ग्रेडियंट, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं। तो ये जो हमारा ड्राइविंग फोर्स है इसको हम ग्रेडियंट कहते हैं। ठीक है, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स से। और ये जो हमारी प्रॉपर्टी मूव कर रही है, ये जो हमारी प्रॉपर्टी यहाँ ट्रांसपोर्ट हो रही है, जा रही है, इस ट्रांसपोर्ट होने वाली प्रॉपर्टी को हम कहेंगे फ्लक्स। ठीक है, तो जितना ज्यादा ग्रेडियंट होगा बच्चों, सीधी बात है, उतना ही ज्यादा फ्लक्स का वैल्यू भी होगा। फ्लक्स को एल से रिप्रेजेंट करेंगे हम। तो जितना ज्यादा ग्रेडियंट होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, फ्लक्स का वैल्यू भी होगा। और यहाँ पे फिर हम क्या करते हैं, एक, ये थोड़ा इसमें सिंबल्स में उल्टा हो गया, हम यहाँ पे इसको जे से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, फ्लक्स को जे से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, ठीक है। तो जितना ज्यादा हमारा क्या होगा, जितना ज्यादा हमारा ग्रेडियंट होगा, उतना ही ज्यादा हमारा क्या हो जाएगा, फ्लक्स भी हो जाएगा। ठीक है, जितना डिफरेंस होगा उतनी क्वांटिटी भी मूव करेगी। तो ये जो हमारा फ्लक्स होता है ये इक्वल टू हो जाता है एल एक्स के। तो ये एक्स क्या हो गया, ग्रेडियंट, ये एक्स क्या हो गया, ग्रेडियंट, और ये जे क्या हो गया हमारा, जे हो गया हमारा फ्लक्स। ठीक है, और ये एल क्या है, एल है हमारा ट्रांसपोर्ट कोफिशिएंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एल इज नोन एज ट्रांसपोर्ट कोफिशिएंट। फिर से बोलेंगे, एल इज नोन एज, एल क्या होता है, ट्रांसपोर्ट कोफिशिएंट होता है। ठीक है, इसको हम अभी थोड़ी देर में पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे सारी बातें, यहाँ पे ये सारी बातें आपको समझा रखी हैं। ठीक है, नोट्स के रूप में दे रखी है, देखिए आप यहाँ पे क्या लिखा है, इसको यहाँ से नोट कर लेंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी इरिवर्सल प्रोसेस में हमेशा किसी ना किसी फिजिकल प्रॉपर्टी का, जैसे कि टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, पोटेंशियल का फर्क रहेगा। ठीक है, किसके बीच में, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, या दो सिस्टम सराउंडिंग ही बोलेंगे हम उसको, उनके बीच में। और इसको हम ग्रेडियंट कहते हैं। ठीक है, और ग्रेडियंट को हम ड्राइविंग फोर्स कहते हैं। ड्राइविंग फोर्स की वजह से क्या होता है, कुछ क्वांटिटीज का मूवमेंट होता है, इनको हम फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ड्राइविंग फोर्स जितना ज्यादा होगा, मोर फॉर ड्राइविंग फोर्स मींस मोर ड्राइविंग फोर्स होना चाहिए। यहाँ पे इसको थोड़ा सा इरेज करेंगे, यहाँ पे फॉर नहीं होगा, मोर। ठीक है, मोर ड्राइविंग फोर्स मींस मोर फ्लो ऑफ फ्लक्स, देयरफॉर वी कैन से दैट, ये यहाँ पे लिखा हुआ है जो मैंने अभी पढ़ाया आपको। ठीक है, इसको नोट करते रहिए, इसके नोट्स बना लीजिए। ओके, अब मैं आपको कुछ बताऊंगा यहाँ पे कि भाई कौन कौन से ड्राइविंग फोर्स पॉसिबल है, और कौन कौन से ड्राइविंग फोर्स पॉसिबल हैं उसको देख लीजिए। आपके पास जो डिफरेंस होगा सिस्टम के बीच में और सराउंडिंग के बीच में, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो ग्रेडियंट हो सकता है वो टेम्परेचर का फर्क हो सकता है। ठीक है, कंसंट्रेशन का फर्क हो सकता है। अगर कंसंट्रेशन का फर्क होगा तो क्या क्या मूव करेगा सिस्टम सराउंडिंग, वहां मास मूव करेगा। ठीक है, इसको हम आगे समझेंगे कि अगर सिस्टम का कंसंट्रेशन और सराउंडिंग के कंसंट्रेशन में क्या है, डिफरेंस है, तो फिर कौन सी प्रॉपर्टी मूव करती है, मास मूव करता है। ठीक है, ओके, और अगर मास का, रिड्यूस्ड मास का फर्क है, तो मोमेंटम का यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मोमेंट होता है, मोमेंटम यहाँ पे मूव करता है। ठीक है, और अगर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्टेज का फर्क है, तो ऐसे में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ग्रेडियंट है, ये हमारे पास ग्रेडियंट है, और ये हमारे पास क्या है, उनके रेस्पेक्ट में फ्लक्स है। इनको याद कर लीजिए, इनको नोट्स बना लीजिए। तो ये वाली जो इक्वेशन हमने प्राप्त की थी अभी तक, ये जो हमने इक्वेशन प्राप्त की बच्चों, प्यारे बच्चों, इसको कहते हैं ट्रांसपोर्ट फिनोमिना फॉर वन डायमेंशन सिस्टम। ये हमारी एक ट्रांसपोर्ट फिनोमिना है वन डायमेंशन सिस्टम के लिए। ठीक है, दिस इज अ ट्रांसपोर्ट फिनोमिना फॉर वन डायमेंशन सिस्टम। ठीक है, अभी क्या इंटरेस्टिंग आने वाला है, अब क्या आगे समझेंगे हम। अब हम ये समझेंगे कि मान लो अगली क्लास में हम क्या समझने वाले हैं, इसको देखते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अगली क्लास में हम समझेंगे कि जब एक, मान लेते हैं कि ये हमारा एक सिस्टम है और ये दूसरा सिस्टम है, यहाँ पे ये दो बॉडीज हैं ये। ठीक है, एक सिस्टम दूसरे का सराउंडिंग हो जाता है।
ये सिस्टम इसका सराउंडिंग हो जाएगा, ये इसका सराउंडिंग हो जाएगा, दो सिस्टम में से एक सराउंडिंग हो जाता है। ठीक है, तो ये दो बॉडी है, बॉडी वन बॉडी टू। ठीक है, तो ये बॉडी वन है, ये बॉडी टू है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर ग्रेडियंट डिफरेंस है इसके लिए, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई पार्टिकल है वो इधर को मूव कर रहा है, इसका कोई मास है, मान लेते हैं यहाँ कंसंट्रेशन डिफरेंस है, C1 यहाँ पे है कंसंट्रेशन और यहाँ पे C2 है, तो ये कंसंट्रेशन का डिफरेंस हो गया। ठीक है, और यहाँ से ये पार्टिकल मूव कर रहा है इस तरफ, ये पार्टिकल इस तरफ मूव कर रहा है, तो ये जो पार्टिकल है ये पार्टिकल इस तरफ मूव कर रहा है इस कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से। ठीक है, ऐसा मान रहे हैं। ओके, तो इसका जो इस पार्टिकल का जो जे है, यानी कि ये पार्टिकल की जो क्वांटिटी हो रही है, कितना मूव कर रहा है, वो इस फ्लक्स, इस ग्रेडियंट एक्स डैश के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इस यहाँ से यहाँ पे जो यहाँ पे जो आपका डिफरेंस है कंसंट्रेशन में, उसको मैंने एक्स डैश से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर ये जो पार्टिकल है दूसरी तरफ, इस सिस्टम का, इस वाली बॉडी का जो पार्टिकल है, ये भी तो मूव कर रहा है इस तरफ, ये भी मूव करता है। ठीक है, लेकिन कम करता होगा, ये मैं भी आपको आगे बताऊंगा। इसका भी मूवमेंट यहाँ पॉसिबल है, ये भी मूव कर रहा है। तो क्या इसका मूवमेंट, इस सेकेंड पार्टिकल का मूवमेंट इस फर्स्ट पार्टिकल के मूवमेंट को प्रभावित करता है कि नहीं करता है? अभी तक जो हमने देखा वो वन डायमेंशन में देखा है, नहीं कि केवल इसके मूवमेंट को देख रहे थे हम। ठीक है, बॉडी वन से बॉडी टू की ओर कुछ मूव कर रहा है, उसको देख रहे थे और बोल रहे थे कि भैया जितना ज्यादा ग्रेडियंट होगा उतना ज्यादा मूवमेंट होगा। लेकिन बॉडी टू से, यानी कि सराउंडिंग से भी, तो अगर सराउंडिंग हम इसको मान लेते हैं, तो सराउंडिंग से भी तो सिस्टम की ओर उसी वक्त कुछ चीज मूव कर रही होगी। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में हमेशा हम एक्सचेंज बोलते हैं, वन डायमेंशन नहीं होता है। अगर सिस्टम दे रहा है सराउंडिंग को, तो सराउंडिंग भी सिस्टम को कुछ देता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सराउंडिंग से भी तो कुछ क्वांटिटी क्या है, सिस्टम की ओर मूव कर रही होगी। तो यानी कि ये क्वांटिटी का मूवमेंट, क्या इस क्वांटिटी का मूवमेंट इस पहले क्वांटिटी के मूवमेंट को इन्फ्लुएंस करता है कि नहीं करता है? तो आपका आंसर होगा यस, करता है। ठीक है, करता है, बिल्कुल करेगा। क्यों करेगा भैया? जैसे आप एक बस है, ये बस में ये एक क्या है, डोर है, तो यहां से आप उतर रहे हो नीचे। ठीक है, ये आप उतर रहे हो, तो चढ़ने वाला अभी कुछ कोई नहीं चढ़ रहा है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो ये आदमी जो नीचे उतर रहा है, इस आदमी के लिए अभी मान लो कोई आदमी, नया आदमी ऊपर बस में नहीं चढ़ रहा, लेकिन अगर कोई आदमी ऊपर बस में चढ़ेगा तो इसका जो मूवमेंट है वो इस आदमी के मूवमेंट को प्रभावित करेगा ही करेगा, करेगा ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यानी कि हमें इसको कहते हैं कपल्ड फ्लो, कहते हैं इसको। इसको क्या कहते हैं? कपल्ड फ्लो कहा गया है इसको। ठीक है, कपल्ड फ्लो होता है सिस्टम में, सिस्टम सराउंडिंग के बीच में। तो इसके लिए, इस कपल्ड फ्लो के लिए हमें क्या करना होगा? इस कपल्ड फ्लो के लिए इस इक्वेशन को हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा। ठीक है, कि भाई एक जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है क्वांटिटी का फ्रॉम बॉडी वन से बॉडी टू की ओर, तो उसी वक्त बॉडी टू से बॉडी वन की ओर भी मूवमेंट होता है, किसी ना मूवमेंट होता है क्वांटिटी का, उसी क्वांटिटी का, लेकिन थोड़ा होता होगा, कम होता होगा, लेकिन होता है। तो ये जो मूवमेंट है, ये दो फ्लो है, इसको हम कपल्ड फ्लो कहते हैं। और ये जो सेकंड फ्लो है, ये फर्स्ट फ्लो को प्रभावित करता है। तो इस फर्स्ट फ्लो की वजह से जो क्वांटिटी मूव कर रही है, ठीक है, इस ग्रेडियंट, ये जो एक्स ग्रेडियंट की वजह के रेस्पेक्ट में, ये जो पहली क्वांटिटी मूव कर रही है, इसको जो दूसरी क्वांटिटी है, दूसरी ये जो रिवर्स, ये जो आपको देख रहे हो, ये रिवर्स जो है, ये आपका जो कपल्ड फ्लो है, ये क्या कर रहा है? इसको प्रभावित करता है। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा इस इक्वेशन को आगे मॉडिफाई करना होगा, तो उसको हम आगे देखेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, वहां हम आ जाते हैं फिर फिनोमिनोलॉजिकल लॉज में, और लीनियर फिनोमिनोलॉजिकल लॉज में आ जाते हैं, और ऑनसागर रेसिप्रोकल लॉ में हम आ जाते हैं। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। ठीक है, थैंक यू बच्चों।